नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए पॉलिटिकल साइंस पेपर के लिए यहाँ पर 20 VBA सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। ये क्वेश्चंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, एग्जाम पेपर में आपको 7 अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेगा, जहाँ पर किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। और आज की इस वीडियो में हम 20 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। एक क्वेश्चंस आपको एग्जाम पेपर में जरूर देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए इस 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि आसियान का पूर्ण रूप लिखें, इसके सदस्यों की संख्या कितनी है। आसियान का पूर्ण रूप लिखें, इसके सदस्यों की संख्या कितनी है। आपको लिखना है इसका उत्तर कि आसियान का पूर्ण रूप दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, ये हो गया आपका आसियान का पूर्ण रूप। आप जो है इंग्लिश में भी लिख सकते हो, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट आसियान नेशंस, ये आप लिख सकते हो, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियान नेशंस, ये आप लिख सकते हो। इसके सदस्यों की संख्या जो है 10 है, ये आप लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि शीत युद्ध काल में पश्चिमी और पूर्वी सैनिक गठबंधन के क्या क्या नाम थे। शीत युद्ध काल में पश्चिमी और पूर्वी सैनिक संगठन के क्या क्या नाम थे। आपको लिखना है पश्चिमी सैनिक संगठन का नाम है नाटो, पश्चिमी सैनिक संगठन हो गया आपका नाटो। ठीक है, और आपका पूर्वी सैनिक संगठन का नाम है सीटो, सीटो तथा थारसा पैक्ट। ठीक है, दोनों का आपको लिख देना है। पूर्वी सैनिक संगठन का नाम है सीटो तथा थारसा पैक्ट, और पश्चिमी सैनिक संगठन का नाम है आपका नाटो, ये आपको लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नांकित में से कौन परंपरागत सुरक्षा की अवधारणा है और कौन अपरंपरागत सुरक्षा की अवधारणा है। यहाँ पर दिया हुआ है सैनिक धमकी से सुरक्षा और महामारी से सुरक्षा, ये दिया हुआ है। आपको लिखना है, पहला जो दिया हुआ है आपका सैनिक धमकी से सुरक्षा, पहला दिया हुआ है कि सैनिक धमकी से सुरक्षा, ये हो गया आपका परंपरागत अवधारणा, और दूसरा हो गया आपका महामारी से सुरक्षा जो दिया हुआ है, ये आपका हो गया अपरंपरागत अवधारणा, ये आपको लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत के पहले राष्ट्रपति और वर्तमान राष्ट्रपति के नामों को लिखें। आपको लिखना है भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और भारत के वर्तमान राष्ट्रपति जो हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ये आपको लिख देना है। नेक्स्ट है कि भारत की परमाणु नीति के 2 मुख्य उद्देश्यों को लिखें। भारत की परमाणु नीति के 2 मुख्य उद्देश्यों को लिखें। आपको लिखना है भारत की परमाणु नीति के उद्देश्य जो है, पहला आपको लिख देना है कि भारत अपनी परमाणु शक्ति का प्रयोग ऊर्जा के स्रोत के रूप में करना चाहता है। भारत अपनी परमाणु शक्ति का प्रयोग ऊर्जा के स्रोत के रूप में करना चाहता है। दूसरा आपको लिखना है भारत अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु हथियारों का प्रयोग करेगा, परंतु यह परमाणु अस्त्रों के होड़ में शामिल नहीं होगा। तीसरा यहाँ पर दिया हुआ है कि भारत परमाणु शक्ति का उपयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए करेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको 2 मुख्य उद्देश्यों के नाम लिखना है, 2 उद्देश्य लिखना है, यहाँ पर 3 दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भाजपा यानी कि बीजेपी पार्टी जो है राजनीतिक पार्टी, ठीक है, भाजपा के पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले नेता का नाम लिखें और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री का नाम लिखें। देखिए, भाजपा पार्टी के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी, भाजपा के प्रथम प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी आपको लिखना है। और भाजपा के, ठीक है, यानी कि बीजेपी पार्टी के, और भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी आपको यहाँ पर पूछा है, तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये आपको लिख देना है। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे। आपको लिखना है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1956 ईस्वी में हुआ था, और इसके अध्यक्ष जो है न्यायमूर्ति फजल अली थे, फजल अली। ठीक है, इसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली थे। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन जो है 1956 में हुआ था। नेक्स्ट है कि ताशकंद समझौता और शिमला समझौता पर हस्ताक्षर करने वाले 2 भारतीय प्रधानमंत्रियों के नाम क्रमशः लिखें। ताशकंद समझौता और शिमला समझौता पर हस्ताक्षर करने वाले 2 भारतीय प्रधानमंत्रियों के नाम आपको लिखना है। देखिए, ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किए थे लाल बहादुर शास्त्री, और शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किए थे श्रीमती इंदिरा गांधी, ये आपको लिख देना है। ताशकंद समझौता जो है लाल बहादुर शास्त्री, और शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किए थे श्रीमती
इंदिरा गांधी, ये आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निजीकरण क्या है। निजीकरण, निजीकरण का अर्थ सरकार के नियंत्रण वाले औद्योगिक क्षेत्रों के कुशल संचालन के लिए उन्हें निजी कंपनियों के हाथों में सौंपना, ये आपको लिखना है। निजीकरण का अर्थ है कि सरकार के नियंत्रण वाले औद्योगिक क्षेत्रों के कुशल संचालन के लिए उन्हें निजी कंपनियों के हाथों में सौंप देना, ये निजीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने 2014 में किस आयोग का उन्मूलन किया और उसके स्थान पर किस आयोग का गठन किया था। नरेंद्र मोदी सरकार ने 2014 में किस आयोग का उन्मूलन किया और उसके स्थान पर किस आयोग का गठन किया था। इसका उत्तर आपको लिखना है कि नरेंद्र मोदी 2014 में योजना आयोग का उन्मूलन किया था। किस योजना का? योजना आयोग का उन्मूलन किया था और उसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया था। 2014 में योजना आयोग का उन्मूलन किया था और नीति आयोग का गठन किया था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि आसियान का गठन कब हुआ था, इसकी प्राथमिक सदस्यों की संख्या कितनी थी। आसियान का गठन कब हुआ था, इसकी प्राथमिक सदस्यों की संख्या कितनी थी। देखिए 8 अगस्त 1967 को आसियान का गठन हुआ था। 8 अगस्त, याद रखिएगा, 8 अगस्त 1967 को आसियान का गठन हुआ था और इसकी प्राथमिक सदस्यों की संख्या जो है 5 थी, ये आपको लिखना है। नेक्स्ट है कि मार्शल योजना के क्या उद्देश्य थे। मार्शल योजना के क्या उद्देश्य थे। पूर्वी यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था सुधारना, युद्ध प्रभावित क्षेत्रों को पुनर्निर्माण, व्यापार अवरोधों को हटाना और उद्योगों का आधुनिकीकरण, ये है जो है मार्शल योजना के उद्देश्य। पूर्वी यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था सुधारना, युद्ध प्रभावित क्षेत्रों को पुनर्निर्माण और व्यापार अवरोधों को हटाना। चौथा हो गया उद्योगों का आधुनिकीकरण। नेक्स्ट है कि नियोजन का क्या औचित्य है। नियोजन का क्या औचित्य है। स्रोतों का आकलन करना। दूसरा है विभिन्न स्तर पर तालमेल स्थापित करना। तीसरा है विभिन्न योजनाओं के लिए प्राथमिकता तय करना। चौथा है योजनाओं का निरीक्षण करना तथा आई कठिनाइयों को दूर करना। स्रोतों का आकलन करना, विभिन्न स्तर पर तालमेल स्थापित करना, विभिन्न योजनाओं के लिए प्राथमिकता तय करना, योजनाओं का निरीक्षण करना और आई कठिनाइयों को दूर करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मोलोटोव योजना का क्या उद्देश्य है। मोलोटोव योजना का क्या उद्देश्य था। वैसे पूर्वी यूरोपीय देशों को आर्थिक सहायता देना जो राजनीतिक तथा आर्थिक दृष्टिकोण से सोवियत संघ से जुड़े हुए थे। ठीक है। मोलोवोट योजना का उद्देश्य था पूर्वी यूरोपीय देशों को आर्थिक सहायता देना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि इराक ने कुवैत पर कब आक्रमण किया और उस समय इराक का राष्ट्रपति कौन था। इराक ने कुवैत पर कब आक्रमण किया और उस समय इराक का राष्ट्रपति कौन था। आपको लिखना है इराक ने अगस्त 1990 में कुवैत पर आक्रमण किया था और उस समय इराक का राष्ट्रपति जो है सद्दाम हुसैन था। कौन था? सद्दाम हुसैन। इराक ने अगस्त 1990 में कुवैत पर आक्रमण किया था, उस समय इराक का राष्ट्रपति जो है सद्दाम हुसैन था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि ग्लासनोस्ट से क्या समझते हैं। ग्लासनोस्ट से आप क्या समझते हैं। ग्लासनोस्ट का अर्थ है खुलापन। सुधारों के सुस्पष्ट समर्थक गोरबाचोव ने साम्यवादी पार्टी को आलोचनाओं और कमजोरियों को स्वीकार करने की शुरुआत की। अब हर मुद्दे पर स्वतंत्र और खुली बहस होने लगी। लेनिन के समय चली आ रही बंद व्यवस्था का अंत हुआ। विचारों और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर से बंदिशों हटा ली गई। लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता दे दी गई। ठीक है। ग्लासनोस्ट का अर्थ है खुलापन, याद रखिएगा, खुलापन। सुधारों के सुस्पष्ट समर्थक गोरबाचोव ने साम्यवादी पार्टी को आलोचनाओं और कमजोरियों को स्वीकार करने की शुरुआत की। अब हर मुद्दे पर स्वतंत्र और खुली बहस होने लगी। लेनिन के समय से चली आ रही बंद व्यवस्था का अंत हुआ। विचारों और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर से बंदिशें हटा ली गई और लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता दे दी गई। शीत युद्ध के लिए कौन दो महाशक्तिशाली राष्ट्र उत्तरदायी थे। शीत युद्ध के लिए कौन दो महाशक्तिशाली राष्ट्र उत्तरदायी थे। सोवियत संघ और दूसरा हो गया आपका अमेरिका। सोवियत संघ, दूसरा हो गया अमेरिका, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि आप्रवासी किसे कहते हैं। प्रवासी किसे कहते हैं। अपने देश छोड़कर दूसरे देश में निवास करने वाले व्यक्ति दूसरे देश के लिए आप्रवासी कहे जाते हैं।
ठीक है, ये बहुत ही आसान है, आप इसको लिखना सरल भाषा में लिख सकते हो कि अपना देश छोड़कर दूसरे देश में निवास करने वाले व्यक्ति दूसरे देश के लिए आप्रवासी कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि पर्यावरण के अर्थ को स्पष्ट करें। पर्यावरण क्या होता है? जो भी हम जहाँ पर हम रहते हैं, आमने सामने आसपास जो भी देख रहे हैं, ये हमारा पर्यावरण का हिस्सा है। पर्यावरण का तात्पर्य उस समूची भौतिक, अजैविक और जैविक व्यवस्था से है जिसमें जीवधारी रहते हैं, बढ़ते हैं, पनपते हैं और अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों का विकास करते हैं। ये आपको लिख देना है। पर्यावरण का तात्पर्य उस समूची भौतिक, अजैविक एवं जैविक व्यवस्था से हैं जिसमें जीवधारी रहते, बढ़ते, पनपते और अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों का विकास करते हैं। ये आपको लिखना है। लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मुस्लिम लीग के द्विराष्ट्र सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? द्विराष्ट्र सिद्धांत, देखिए द्विराष्ट्र का अर्थ है, द्विराष्ट्र का अर्थ है दो अलग अलग राष्ट्रों से, दो अलग अलग राष्ट्रों से। इस सिद्धांत के आधार पर मुस्लिम बहुल इलाकों को मिलाकर एक राष्ट्र जो है पाकिस्तान, और तथा हिंदू बहुल इलाकों को मिलाकर दूसरा राष्ट्र हमारा भारत बनाने की बात कही गई। मुस्लिम लीग ने जहां इस सिद्धांत का समर्थन किया, वहीं कांग्रेस ने इसका विरोध किया। अंग्रेजी सरकार के फूट डालो राज करो नीति के कारण इस सिद्धांत को बढ़ावा मिला और परिस्थितियां बिगड़ती चली गई, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर देश को दो राष्ट्रों में विभाजित करना पड़ा, भारत और पाकिस्तान। ठीक है, भारत और पाकिस्तान में विभाजित करना पड़ा। ये हो गया आपका द्विराष्ट्र सिद्धांत। ठीक है, तो ये थे कुछ VVS सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट्स करके बताइए। ठीक है, और हमारे चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।